नमस्कार। टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीवन और कामयाबी दोनों एक ऐसे शब्द है कि जीवन के अंदर व्यक्ति को कामयाबी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और जो व्यक्ति कामयाब होता है वही जीवन को अपने अच्छी तरह से जी सकता है। और कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती है जीवन में, कामयाबी बहुत कम लोगों को नसीब होती है और हर पल जो कामयाबी की चाहत रखते हैं उन लोगों को भी कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी के पीछे एक जीवन का संघर्ष होता है, एक मेहनत होती है जिसको हासिल करने के लिए आपको लगातार मेहनत और दृढ़ निश्चय रखना पड़ता है, तभी कामयाबी आपके जीवन में आती है। आज ऐसे ही हम एक कामयाब व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं जो सूरत के अंदर आकर उन्होंने एक नौकरी से जीवन की शुरुआत करके और एक बिजनेस के मैन के रूप में अपनी पहचान बनाई है। नमस्कार पुखराज जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा, राजस्थान में किस शहर से रहने वाले और यहाँ सूरत आपका कब आना हुआ? मैं राजस्थान में नागौर जिले के अंदर गवालू छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और मेरा एजुकेशन जो है वो बीकानेर में हुआ और 1984 के अंदर मैं सूरत में आया और सूरत में आने के बाद में फिर मैंने सर्विस शुरू किया, नौकरी शुरू की और उस समय नौकरी करके संघर्ष करके और करते करते हमने 93 में मैंने दलाली का काम शुरू किया, गरे के कपड़े का। और 93 से दलाली का काम शुरू करते करते मैंने 96 के अंदर फिर भिवंडी के व्यापार के अंदर मैंने कपड़े की दलाली का काम कमीशन एजेंट के हिसाब से मैंने किया और 2000 के अंदर मैंने भिवंडी में भी अपना ऑफिस कर लिया और सूरत में भी ऑफिस कर लिया। ये पिछले मतलब 17-18 साल से मैं भिवंडी का व्यापार कर रहा हूँ और मैं अपने व्यापार करने के बाद में सबसे पहले मैंने अपने छोटे भाई को अपने साथ में लेके उसको फिर लोकल का दलाली करवाया, उसके बाद में फिर उसको समझ लो दुकान कराई। फिर अभी जैसे दुकान चल रही है, दुकान में हमारे जैसे वर्किंग पार्टनर के हिसाब से हमने जगदीश जी को रखा, वो भी समझ लो हमारे 8 साल से हमारे साथ में हैं। और भिवंडी में भी हमारे राधे श्याम जी को उनको बिठाया, वो भी अपने साथ में कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे परिवार, हमारे सबसे छोटे चाचा जी हैं, वो भी हमारे साथ में रहते हैं दुकान में और हमारे चाचा जी का लड़का है वो भी हमारे साथ में रहता है। अच्छा, दूसरी बात, समाज सेवा के हिसाब से मैं अपने खांडल विप्र समाज में मतलब 1990 से जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान में मैं खांडल विप्र समाज का ट्रस्टी भी हूँ और खांडल विप्र समाज का अभी मैं ट्रेजरर का दायित्व निभा रहा हूँ। और उसके साथ में मैंने मतलब समाज सेवा के हिसाब से मैं आरएसएस से शुरू से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आरएसएस के लिए वनवासी कल्याणार्थ के लिए हमने यहाँ पे 2 बार भागवत कथाएं भी रखी परवाट पातिया क्षेत्र में। आज से 6-7 साल पहले हमने एक छोटा सा मतलब एक पूरा अपने हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस वालों ने हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया था। उस समय हमारे यहाँ अशोकाचार्य जी आए थे, वो अशोकाचार्य जी से हमने जो फिर उनकी भागवत कथा उनके 3 साल बाद में हमने रखी और उसमें वो बहुत अच्छा हमने फंड राइजिंग करके और वनवासी क्षेत्र के लिए हमने धर्म जागरण विभाग में काम किया है। और उसके बाद में फिर हमने धर्म जागरण के लिए 2009 में भी 2011 में भी हमने एक कथा रखी थी विजय कौशल जी महाराज की, उसमें भी मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहा। और अभी हमारा 23 मार्च 2014 में भी हमारी एक कथा और हो रही है, वो भी वनवासी क्षेत्र के लिए ही हो रही है। उसमें भी मेरा पूरा सेवा का काम जो भी मेरे से होता है वो हम करते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आपने बताया कि आपने यहाँ नौकरी से जीवन की शुरुआत की और एक अच्छी कामयाबी आपने हासिल की, तो यहाँ जब आप आए शुरुआती दौर में आपको किन किन कठिनाइयों का यहाँ पे सामना करना पड़ा? जब मैं सूरत में आया तब मतलब पहले तो यहाँ उस समय तो क्या नौकरी की भी तकलीफ थी, मतलब आदमी ज़्यादा थे और नौकरियाँ कम थी, तो मैं कई जगह जैसे भाई 5-7 दिन 10 दिन ऐसा रहा और रहने की भी उस समय बहुत तकलीफ थी। उस समय हमें रूम भी किराए में लेने के लिए जो डिपॉजिट देनी पड़ती थी या किराया देना, वो भी मतलब वहन करने की हमारे के अंदर सामर्थ्य नहीं था। तो हमने किसी का सहयोग लेके और उसमें समझ लो ना रूम में हम पार्टनर बने और फिर उस समय तो सैलरी भी बहुत कम थी
उसमें हमने काम मतलब वो चीज़ चलाया। फिर परिवार का संचालन भी, मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा था, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी शुरू से हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा रही, वो भी मैं निभाता रहा। जैसे आपने बताया जीवन में आपने काफ़ी संघर्ष किया और एक कामयाबी हासिल की, तो कहीं आपको इस जीवन की शुरुआत जैसे सूरत आने के बाद में कहीं आपको ऐसा कुछ समय आपके साथ में आया जिससे आपको ये लगे नहीं सूरत नहीं, या वापस गांव चला जाना चाहिए, यहाँ अपना सेटिंग नहीं हो सकता है? हाँ, 94 के अंदर जब सूरत में प्लेग आया था, उससे पहले मैं जब लोकल की दलाली करता था, उस समय क्या यहाँ गंदगी बहुत थी और उस समय मेरे को एलर्जी हो गई थी। और एलर्जी ऐसी हो गई थी कि मेरे को पूरा साइनसस रहता था और मतलब कफ जो था वो सीने में हो जाता था और श्वास की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो उस समय मैं राजस्थान मतलब अहमदाबाद क्रॉस करते ही मेरे को वो बीमारी दूर हो जाती थी। तो उस समय मैं कहीं सोचता था कि यार कहीं अपने को कोई राजस्थान में कोई अच्छी जगह पे कोई सर्विस मिल जाए, ऐसा मिल जाए। मैं 10-15 दिन वहाँ रहता था तो एकदम स्वस्थ रहता था। मगर मुझे ये लगा कि राजस्थान में मतलब उस समय रोजगार मिलना बहुत कठिन था। फिर वापस यहाँ आया और यहाँ आने के बाद में फिर वापस मैंने वो दवाइयाँ वगैरह लेने चालू की। और उसके बाद में मैं 98 के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग में मैं जुड़ा, जो रविशंकर जी महाराज का है। उसमें जो सुदर्शन क्रिया और जो भस्त्रिका वगैरह है उसको मैं रेगुलर करने की वजह से मेरा वो साइनसस और एलर्जी जो थी वो मेरी खत्म हो गई। तो आपने जैसे बताया भाई आपने काफ़ी संघर्ष किया है, तो उसके बाद में जब आपने यहाँ सेटल हो गए और आपने परिवार के काफ़ी लोगों को अपने साथ मिला के यहाँ बिजनेस में शरीक किया, तो अपनी जात आपकी जो सामाजिक जो है समाज, वो एक नौकरी पेशा समाज जिसको बोला जाता है, तो क्या बिजनेस करके आपको यहाँ कैसा लग रहा है और अपने परिवार को बिजनेस के अंदर लाकर कैसा लग रहा है? मुझे आज इस चीज़ की बहुत बड़ी खुशी होती है कि मतलब सूरत के अंदर मैं आके और सर्विस करके जब मैंने बिजनेस किया, और मेरे को भी समझ लो ना कि जैसे किशोर जी खंडेलवाल हैं, वो मेरे मतलब 96 के अंदर जब मैं भिवंडी का व्यापार शुरू किया लोकल दलाली के बाद में, तो उन्होंने मुझे कैपिटल सहयोग दिया और उनको मैंने अपना कैपिटल पार्टनर बनाया। और उनसे मेरा काफ़ी अच्छे समय तक आज भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। मगर उसके बाद में फिर मैंने अपने साथ के अंदर अपने छोटे भाई के अलावा समझ लो हमने जगदीश जी या और राधेश्याम जी और मतलब अभी हमारे परिवार के हमारे चाचा जी का लड़का, मेरा भांजा है, वो सब मेरे साथ में रहते हैं और धीरे धीरे हम सब सहयोग मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि भाई मेरे साथ में मैंने और भी दूसरों का सहयोग करते हैं। आप पारिवारिक तौर पे काफ़ी सक्षम है और काफ़ी बखूबी जिम्मेदारियां अपनी निभा रहे हैं, तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि समाज के अंदर हम जिन वर्गों को, हम जिन लोगों को शामिल कर रहे हैं, जैसे आज हमारे समाज के अंदर छुआछूत जैसी बीमारियां नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी बीमारियां हमारे साथ जुड़ी हुई है जो शायद नहीं होनी चाहिए, जैसे अदर कास्ट मैरिज अभी काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है, तो उसके अलावा दहेज प्रथा जो पहले से काफ़ी चल रही है, तो उसके अंदर कहीं आपको समाज की एक ऐसी भूमिका का निर्माण करने की इच्छा व्यक्त होती है कि नहीं हम समाज को कुछ ऐसा संदेश दे जिससे सामाजिक जो ये कुप्रथाएं वो दूर हो सके? इसमें मेरा शुरू से मेरा ऐसा अपना एक विचार रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मतलब पहले तो शुरू से ये होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ। मतलब अपन ने हिंदू समाज को इतना बांट दिया, उसका कई बार मुझे दुख होता है कि भाई हिंदू हिंदू अभी क्या है कि जैसे दूसरे को देखो मुसलमान है तो उसको एक ही मन में रहता है मैं मुसलमान हूँ। अपने हिंदू में मैं अग्रवाल हूँ, मैं मैसूरी हूँ, मैं खंडेलवाल हूँ, मैं पारिक हूँ, मैं दायमा हूँ, वो सब चीज़ों में बहुत बढ़ गया। अभी ब्राह्मणों में भी इतना बटा हुआ है और ब्राह्मण समाज को हम जब एकत्रित होकर देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये चाहता हूँ कि सब ब्राह्मण एक हो जाने चाहिए, सब में एक दूसरे में आपसरी में रिश्तेदारी हो, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होगी। मतलब ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि भाई मैं दायमा हूँ, मैं पारिक हूँ, मैं खंडेलवाल हूँ, वो सब चीज़ नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण है, बस समझ देखना होना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण है, लेकिन आज जो सामाजिक जो विषमताएं जिसको बोला जाता है कि आज व्यक्ति जो खुद कामयाब होता है तो वो ये चाहता है कि मैं खुद कामयाबी की सीढ़ी चढ़ूं, नहीं कि मेरे साथ वाले चढ़े। तो उस क्षेत्र के अंदर क्या हम ऐसा सामाजिक सौहार्द ला सकते हैं? क्या ऐसी कुछ पहल कर सकते हैं जिससे हम सबको ये लगे नहीं हम एक दूसरे को साथ लेके वो जो सामाजिक निर्वाह जो हमको करना चाहिए वो हम करें? नहीं, उसके लिए हम देखो सब जगह अभी सारे प्रयास भी होते हैं। अभी जैसे पहले अलग वो जैसे परिचय सम्मेलन होता था, अभी सब साथ में मिलके हो रहा है, तो हमें भी इस चीज़ की खुशी है और हम ये चाहते हैं कि भाई सब मिलके साथ में उसमें काम करें तो वो अच्छा लगेगा सबको। और वो समझ लो ना अभी जो युवा जो नया आ रहा है 2021 मतलब 21 का जो नई सदी आ रही है, उसके लिए अपने को ये चीज़ों को भी
इग्नोर करना चाहिए। जो पुरानी बातें हैं उसको पुरानी प्रथा को छोड़ के नई पीढ़ी के अनुसार अपने को चलना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी अभी एक विषमता हमारे समाज के अंदर, आपके समाज के अंदर बढ़ रही है कि जो लड़की है वो एजुकेटेड काफ़ी हो गई है, उसकी एवज में जो लड़के हैं वो काफ़ी कम एजुकेटेड है। तो उसके कारण से जो सामाजिक जो समताएं जिसको बोला था वो कमी आ रही है। तो एजुकेशन के मामले में जो लड़कियां आगे बढ़ी है, उनको ये जो 10वीं 12वीं जो लड़के पढ़े हुए होते हैं उनके साथ अपने जीवन यापन करने की जो इच्छा व्यक्त करनी होती है वो नहीं कर पाती है वो। तो उसके लिए आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे सामाजिक तौर पर कि जिससे लोगों में ये विषमताएं दूर हो? भाई इसमें क्या है कि जैसे उसमें दो चीज हो गई। जैसे लड़के हैं उनको देखो अपना मतलब कैरियर के ऊपर आधारित रहता है लड़कों के पास में। देखो आज तक अपने ये चीज रहा है कि मातृशक्ति जितनी भी है ना, उनको मोस्ट ऑफ ऐसा रहता है कि वो घरेलू काम का ही उनकी फर्स्ट जिम्मेदारी रहती है, घरेलू काम की। और आदमी लोगों का शुरू से ऐसा रहा है कि परिवार का संचालन है वो अभी अपने हिंदुस्तान की संस्कृति यही कहती है कि परिवार का संचालन आदमी करता है। अभी नारी शक्ति भी आगे बढ़ रही है और वो चाहती है कि भाई कंधे से कंधे मिला के, मगर ये सब चीजें पहले भी होती थी। पहले भी जब खेती का काम करते थे तो औरतें भी करती थी, वो भी करते थे, मगर वो चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई पढ़ा लिखा हो। ये चीज जरूर है कि हाँ योग्य के आधार पे देखो, एजुकेशन एक बहुत कंपलसरी चीज है, मगर उसमें अगर ऐसा देखा जाए कि अगर लड़के में योग्यता है और अगर वो व्यापार में या दूसरी चीज में अगर उसकी रुचि और उसमें आगे बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है और लड़का कम पढ़ा लिखा है। वो चीज देखना चाहिए कि लड़के में योग्यता है या लड़का अपने हिसाब से सेटल है, तो वो चीज करना चाहिए। तो उसके अंदर जैसे आपने बताया योग्यता का आधार मानना चाहिए, नहीं कि एजुकेशन का आधार मानना चाहिए। तो लेकिन एजुकेशन के अंदर जो प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे सीए है या सरकारी एजुकेशन जैसे आईपीएस आईएएस है, इन सेक्टर के अंदर अपनी समाज की संख्या बहुत कम है। तो उसके बारे में क्या हम ऐसा कोई सामाजिक सम्मेलन या सामाजिक आयोजन करके ऐसे युवाओं को प्रेरणा नहीं दे सकते जिससे समाज में वो योजनाएं या वो जो संख्या कम है उसको हम भरपाई कर सके? नहीं देखो उसमें क्या है कि देखो ये समानता तो आगे निरंतर मतलब पहले से भी ये चीज हो ही रही है कि भाई मतलब सीए है या इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, ये लोग तो कम ही बनते हैं, सारे तो इंजीनियर डॉक्टर बन नहीं सकते। मगर हाँ ये जरूर है कि भाई हमें प्रेरित करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई आने वाले समय में एजुकेशन को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आगे बढ़े, युवा और युवती दोनों ही, मतलब बच्चे भी और लड़कियां भी। उनके लिए संभल होना समाज को, जैसे हमारा एक शिक्षण फंड चल रहा है खांडल विपर समाज शिक्षण फंड, काफ़ी वर्षों से काम कर रहा है जिसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। उसमें हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो अच्छे पढ़े लिखे हैं अगर उनको एजुकेशन में कुछ तकलीफ आ रही है तो उनको कुछ फंड वगैरह का सपोर्ट भी हमारा खांडल विपर शिक्षण फंड ट्रस्ट जो है काफ़ी वर्षों से करता आ रहा है। तो उस तरह का मतलब सभी लोगों को होना चाहिए कि जो सामर्थ्य नहीं है और अगर इंटेलिजेंस है तो उसको लिए उसको फंड करवाया जाए ऐसा। तब सामाजिक तौर पे ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी युवा जनरेशन को जिससे वो आगे बढ़ सके? मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो आने वाला टाइम जो है वो एजुकेशन का समय है और युवाओं को सबसे ज्यादा तो सबसे पहली बात तो ये कि एजुकेशन में सबसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो आगे आने वाला जो समय है ना वो एजुकेशन का ही रहेगा। जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो अपने आप को पिछड़ापन महसूस करेगा, पिछड़ा हुआ महसूस करेगा। एजुकेशन से जीवन की एक नई शुरुआत होती है। जो आजकल का जो टेक्निकल युग जो बढ़ रहा है उसमें एजुकेशन का सबसे बड़ा महत्व जीवन के अंदर आता है। और यही संदेश हमारे पुखराज जी दे रहे हैं कि एजुकेशन आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और आगे अगर जो एजुकेटेड नहीं है वो हमेशा पिछड़ा ही रहेगा। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन। और हमें ये संदेश देना चाहिए सबको, जन जन को, कि भी एजुकेशन सबसे लिए जरूरी है। घर परिवार के अंदर बच्चों को बच्चियों को पढ़ाए और उनको आगे बढ़ाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।